हेलो एवरीवन, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट क्लासेस में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। आज हम आपको बताएंगे कि अगर दो आवेशित वस्तुओं में आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से बल प्रभावी होते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आवेशित वस्तु है तो उसमें दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, और जो दो प्रकार के बल होते हैं उसके बारे में आज आपको बताऊंगा कि उन दोनों बलों में क्या समानताएं और क्या असमानताएं होती हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में समानता और असमानता। मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर मैं बात करूं आवेशित वस्तु की, आवेशित वस्तु या पिंड, एनीवे कुछ भी ले लें, ऑब्जेक्ट, अगर मैं बात करूं आवेशित वस्तु की, तो एक बात मैं आपको बता दूं, इसमें दो चीजें विद्यमान हैं। एक तो वस्तु है तो उसका द्रव्यमान इसमें विद्यमान है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास। और दूसरी वस्तु आवेशित है तो इसमें आवेश विद्यमान है, जिसको हम लोग बोलते हैं चार्ज। यानी कि आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज जो मैं आपको बताऊंगा ये आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल में, और या फिर मैं कह सकता हूं कि जितने आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसमें बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर वस्तु आवेशित है तो वस्तु के कारण उसका द्रव्यमान यानी कि मास उसमें प्रेजेंट होगा, और वस्तु आवेशित है तो आवेश यानी कि चार्ज होने के कारण उसमें आवेश प्रेजेंट होगा, यानी कि आवेश उसमें उपस्थित होगा। तो आवेश की उपस्थिति के कारण उसमें जो फोर्स कार्य करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत बल। ध्यान से सुनिएगा, आवेश की उपस्थिति के कारण जो उसमें हमारा फोर्स एक्टिव रहेगा उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स कहेंगे, और इसको हम लोग किससे डिनोट करने वाले हैं, Fe से। और अगर हम यहां पर बात करें कि अगर हम ऑब्जेक्ट से बात करें, वस्तु से बात करें, तो वस्तु के द्रव्यमान के कारण उसमें जो फोर्स होगा उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल यहां पे कार्य करेगा, जिसको हम लोग किससे लिखेंगे, Fg से। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आज मुझे पता चला कि अगर हमारा वस्तु आवेशित है तो उसमें वस्तु यानी कि द्रव्यमान के कारण और आवेशित यानी कि आवेश के कारण दो बल कार्य करते हैं। एक बल का मतलब होता है वैद्युत बल और दूसरे बल का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो आज हमें देखना है कि वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल किन प्रॉपर्टीज में इक्वल होते हैं और किन प्रॉपर्टीज में इक्वल नहीं होते हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो इन दोनों के बारे में बताने का है, यानी कि आज मैं आपको बताऊंगा कि दोनों में इक्वलिटी और नॉन इक्वलिटी क्या होती है। तो ये स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि वैद्युत बल क्या है, वैद्युत बल जिसको कूलाम जी ने समझाया था, कूलाम जी ने बताया था कि जो F होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, यानी कि Q1 Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और दूसरा इसका जो पॉइंट बताया था वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसा वैद्युत बल के बारे में बताया गया था, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। जबकि अगर मैं आपके सामने बात करूं गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल की अगर बात करते हैं तो इसको न्यूटन जी ने बताया था, और इन्होंने बताया था कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मास यानी कि m1 m2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ जो हमें फार्मूला मिलता है वो आपका Fe बराबर होता था 9 गुणे 10 की पावर 9 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये हमें वैद्युत बल मिल जाता था। और यहां से जो हमें फॉर्मेट मिलता था
वो आपका होता था एफ जी इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 m1 m2 बटा आर स्क्वायर। ये हमें दूसरा फार्मूला मिल जाता था ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। यानी कि जो कैपिटल जी होता था ये कांस्टेंट होता था, इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते थे। जी बराबर 6.67 इंटू 10⁻11 क्या होता था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और ये जो हमें मिलता था ये आपका होता था 1/4πε0, जिसको हम कैसे लिखते थे, और ये आपका 9 गुणे 10⁹ जिसको मात्रक होता था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इसको हम लोग बोलते थे कूलाम का कांस्टेंट, कूलाम का नियतांक, और इसको हम लोग कहते थे गुरुत्वाकर्षण का नियतांक, गुरुत्वाकर्षण का नियतांक। तो अब मैं आपको बताऊंगा जो आपके सामने लिखा हुआ है वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में मैंने आपको बताया। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि इसमें कौन सी समानताएं और कौन सी असमानताएं हैं। आप हमारे वीडियो को जरूर देखते रहें। अगर आप हमारे वीडियो को देखते रहेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा, कोई भी चीज कठिन नहीं होती है। तो सबसे पहले हमें समानता देखनी है। तो अगर मैं समानता की बात करूं तो सबसे पहली समानता ये होगी कि वैद्युत बल दोनों वस्तुओं के आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और जबकि गुरुत्वाकर्षण बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये दोनों में समानता है। ये वस्तु के आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और ये वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो दूसरा पॉइंट है दोनों आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और जबकि यहां पर ये दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इसकी दूसरी समानता होती है। इन दोनों समानताओं को आप कॉपी पर नोट कर लेंगे। तो अब आइए देखते हैं असमानताएं क्या होती हैं। अगर मैं असमानता की बात करूंगा तो बिल्कुल ध्यान देते चलिएगा। अब मुझे देखना है कि ऐसी कौन सी वो प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें दोनों नियम पालन नहीं करते हैं या अपने अपने तौर तरीके से करते हैं। तो अगर मैं आपको सबसे पहला पॉइंट बताऊं तो यहां पर मैं आपके सामने लिखे दे रहा हूं वैद्युत बल, और यहां पर लिखे दे रहा हूं गुरुत्वाकर्षण बल। तो अगर आपको मैं यहां पर बताऊं तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर नोट किया जाए। आइए देखते हैं। असमानता में सबसे पहला पॉइंट हम नोट करेंगे कि आपको बता दें वैद्युत बल मतलब यह आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, यह आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों का प्रभाव प्रदर्शित करता है। सबसे पहला जो असमानता थी उसमें वैद्युत बल में यह पता चला कि यह आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का प्रभाव प्रदर्शित करता है। अगर मैं बात करूं गुरुत्वाकर्षण में तो यह केवल आकर्षण का प्रभाव प्रदर्शित करता है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज्यादा आसान है। बस आपको सिर्फ और सिर्फ दोनों की प्रॉपर्टीज पर ध्यान देना है। गुरुत्वाकर्षण मतलब पृथ्वी के द्वारा किया गया आकर्षण। तो आपको पता है जैसे कि नाम से लग रहा है कि यह केवल आकर्षण का प्रभाव रखता है, यानी कि ये केवल वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। और वैद्युत बल मैंने बताया था कि आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों का प्रभाव प्रदर्शित करता है, जिसके आधार पर पता चलता है कि जो हमारा वैद्युत आवेश होता है ये दो प्रकार का होता है। जिसके आधार पर पता चलता है कि वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। नंबर 1 धनावेश और नंबर 2 ऋणावेश। बिल्कुल ध्यान देना, बहुत ही आसान है।
यानी कि मुझे पता चला कि जो वैद्युत बल है इसका प्रभाव दो प्रकार का है, ये आकर्षण भी करता है तथा प्रतिकर्षण भी करता है, जिसके आधार पर ये पता चलता है कि एक धनावेश है और ये ऋणावेश है, यानी कि चार्ज हमारा दो प्रकार का होता है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल में केवल ये पता चलता है कि यह केवल आकर्षण का प्रभाव प्रदर्शित करता है। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। अब मैं अगर दूसरे पॉइंट की बात करूं तो वो भी बहुत ही ज्यादा आसान है, बस आपको दिमाग लगाना है। अगर दूसरे पॉइंट की बात मैं करता हूं तो यह आवेशों के मध्य की प्रकृति, मध्य उपस्थित माध्यम पर निर्भर करता है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, यह आवेशों के मध्य की उपस्थित माध्यम पर निर्भर करता है। यह, अगर यहां पे बात करूं तो यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर आपको बता रहा हूं। मैंने आपको एक वीडियो दिया था आपेक्षिक वैद्युतशीलता, वहां मैंने बताया था कि जब दो आवेशों के मध्य निर्वात होता है तब वैद्युत बल का मान कुछ और होता है, लेकिन जैसे दोनों आवेशों के मध्य निर्वात को हटाकर वहां पर जब कोई माध्यम रख दिया जाता है तो इस स्थिति में वैद्युत बल का मान घट जाता है। यह आप हमारा पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और इसका मतलब ये स्पष्ट हो जाता है कि आवेशों के मध्य जैसे जैसे हम माध्यम को बदलते रहेंगे वैद्युत बल का मान प्रभावी होता रहेगा, यानी कि बदलता रहेगा। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल का मान माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि ये केवल वस्तु पर डिपेंड करता है। वस्तु के बीच में आप किसी प्रकार का मीडियम रख दें इस बात से कोई मतलब नहीं है। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव केवल इस बात का होता है कि वो वस्तु को अपनी तरफ तेजी से आकर्षित कर लेता है, और अगर आप इसके बीच में कोई माध्यम रख भी देते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल उस माध्यम को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, क्योंकि इसका केवल प्रभाव किस चीज का होता है, आकर्षण करने का। तो पता चला कि यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। और अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात बताऊं, तीसरा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात बताऊं तो ध्यान से सुनिएगा, वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रबल होता है, अधिक प्रबल होता है। ये इसका तीसरा पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है पेपर में। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आता है, यानी कि वैद्युत बल का जो मान है वो गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ही ज्यादा प्रबल होता है। इसको मैं रफ किए दे रहा हूं। अगर मैं आपको बता दूं तो आप ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रबल होता है। तो अगर मैं बताऊं तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, आपके मूल कण तीन प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है जबकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और अगर मैं बात करूं न्यूट्रॉन पर तो न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है। इसका मतलब वैद्युत बल केवल और केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर कार्य करता है, जबकि न्यूट्रॉन चार्जलेस होने के कारण इस पर वैद्युत बल कार्य नहीं करता है। तो अब हमें यह देखना है कि अगर मैं आपको बताऊं कि अगर एक पार्टिकल हमारा इलेक्ट्रॉन है जिसको हम E- लिखते हैं, और तथा दूसरा पार्टिकल हमारा प्रोटॉन है जिसको हम लोग E+ से लिखते हैं। अगर ऐसी स्थिति आती है कि एक अगर इलेक्ट्रॉन है और दूसरा हमारा पार्टिकल प्रोटॉन है, तो इस स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि Fe का मान अप्रॉक्सीमेट 10⁻39 Fg, यानी कि इस स्थिति में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻39 गुना बहुत ज्यादा प्रबल होता है। और अगर मैं अब बात करूं सेकेंड टाइप की, कि दोनों मूल कण इलेक्ट्रॉन हो,
ध्यान रखिएगा। अब हम बात करूं कि अगर दोनों मूल कण इलेक्ट्रॉन हो तो इस स्थिति में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻43 टाइम्स होगा Fg से। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्थिति में वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग 10⁻43 गुना ज्यादा प्रबल होता है। और अगर मैं तीसरी बार बात करूं कि दोनों मूल कण प्रोटॉन हो तो आपको याद रखना है कि Fe लगभग 10⁻36 गुना Fg से प्रबल होता है। ये तीन बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको कॉपी पर नोट कर लिया जाए। सबसे पहले स्थिति बात यह है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करता हूं तो इस स्थिति में इलेक्ट्रिक फोर्स का जो मान है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻39 गुना ज्यादा प्रबल होता है। और अगर मैं बात करता हूं कि दोनों मूल कण इलेक्ट्रॉन हैं तो इस स्थिति में Fe का मान यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻43 गुना ज्यादा प्रबल होगा। और अगर मैं बात करता हूं कि दोनों मूल कण प्रोटॉन है तो प्रोटॉन हो तो इस स्थिति में इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से अप्रोक्सीमेटली 10⁻36 गुना ज्यादा प्रबल होगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी कि तीसरा जो असमानता है ये पेपर में बहुत पूछा जाता है। तो याद रखिएगा वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ही ज्यादा प्रबल होता है और ये तीनों कॉपी पर नोट कर लिए जाएं। तो आइए देखते हैं इसका न्यूमेरिक। एक मैं आपको बता दूंगा, बाकी दोनों आप अपने आप सॉल्व कीजिएगा। तो आइए बताते हैं, तीसरे का हम न्यूमेरिक दिखाते हैं आपको। हम यहां पर बात करेंगे तीसरे के न्यूमेरिक की, तो आपको ध्यान रखना है। अब हमें यह सिद्ध करना है कि जो Fe है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻39 टाइम्स Fg, यह हमें आपको बताना है। यानी कि कोई आपसे पूछ सकता है कि कैसे, तो अब जरा ध्यान दीजिएगा। मैं अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करूं, ये बात मैंने किसके लिए कहा था, जब एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा क्या था, प्रोटॉन था। तो आपको पता है, मैं आपको सबसे पहले कुछ कण के बारे में बता दूं। अगर इलेक्ट्रॉन है दूसरा प्रोटॉन है तो इसका जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है और इसका जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। ये प्लस में होता है और ये माइनस में होता है। अगर मैं मास की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। और अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो इसके लिए 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। ये दोनों बातें आपको दिमाग में रखना है, तभी मैं इसका न्यूमेरिक सॉल्व कर सकता हूं। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं तो इसका चार्ज नेगेटिव होता है और अगर मैं प्रोटॉन की बात करूंगा तो इसका चार्ज पॉजिटिव होता है। और अगर मैं आपसे बात करता हूं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो याद रखिएगा इसका द्रव्यमान होता है। और अगर प्रोटॉन की बात करेंगे तो ये इसका द्रव्यमान हो सकता है। ऐसे ही आपसे पूछ सकता है कि अगर आपका पार्टिकल यानी कि अगर वो अल्फा कण की बात करें, अल्फा का मतलब 2, अल्फा ऊपर क्या होता है 4, यानी कि जिसके पूर्ण क्रमांक में 2 की कमी हो और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो तो वहां पर कौन सा पार्टिकल जनरेट होता है, अल्फा। तो इसके लिए जो चार्ज होता है प्लस का 3.2 × 10⁻19 कूलम। और अगर मैं इसके द्रव्यमान की बात करूं तो वो होता है 6.67 × 10⁻27 किलोग्राम। तो ये बातें आपको दिमाग में रखना है। हालांकि न्यूट्रॉन का यहाँ पर कोई यूज नहीं है, तो न्यूट्रॉन चार्जलेस है। अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करता हूं, यानी कि मैं बात करता हूं न्यूट्रॉन की, तो आप याद रखिएगा न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 0 होता है और इसका जो मास होता है वो 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। न्यूमेरिक बुक किसी पार्टिकल पर आपको दे सकता है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो आइए देखते हैं, अगर मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करूं तो आपको बता दूं इलेक्ट्रॉन के लिए जो चार्ज होता है वो आपका Q1 बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलम। और मैं अगर प्रोटॉन की बात करूं, ये किसके लिए था, इलेक्ट्रॉन के लिए, और ये किसके लिए है, प्रोटॉन के लिए। तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 कूलम। हमें केवल परिमाण ज्ञात करना है, इसलिए मैं प्लस माइनस यहाँ पर नहीं रखूंगा। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करूं तो ये M1 बराबर हो जाएगा 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। एक बात आप हमेशा याद रखना, जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा तो मैं 9.1 को अप्रोक्सीमेट क्या लिखूंगा, 9 × 10⁻31 किलोग्राम।
और अगर मैं प्रोटॉन की बात करूंगा तो M2 बराबर हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब हम क्या करेंगे, एक समीकरण किसके लिए बनाएंगे, देखिए अगर मैं वैद्युत बल की बात करता हूं, वैद्युत बल, तो Fe बराबर होता है 9 गुणे 10⁻9 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर कौन सा देंगे, फर्स्ट। और अगर मैं गुरुत्वाकर्षण बल की बात करता हूं, गुरुत्वाकर्षण बल की बात करता हूं तो याद रखिएगा Fg बराबर 6.67 इंटू 10⁻11 m1 m2 बटा R स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर कौन सा दे देंगे, सेकंड। इसको हम बिगाड़ देते हैं, इसको हम बिगाड़ देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर देंगे सेकंड से, यानी कि Fe अपॉन Fg इक्वल टू, आपने देखा कि RHS की बात करें तो R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 9 गुणे 10⁻9 गुणे Q1 Q2 बटा, नीचे हो जाएगा 6.67 गुणे 10⁻11 और ये हो जाएगा m1 m। अब हमें क्या करना है, इनके वैल्यू पुट करना है। तो Fe अपॉन Fg इक्वल टू 9 गुणे 10⁻9 1.6 गुणे 10⁻19 और अगर 1.6 गुणे 10⁻19 गुणे 1.6 गुणे 10⁻19, नीचे वैल्यू पुट करेंगे 6.67 गुणे 10⁻11, m1 का मतलब 9 गुणे 10⁻31 और 1.67 इंटू 10⁻27। आप देखा 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, देखिए कैलकुलेशन करने का मैं आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूं। देखिए कैलकुलेशन में जो ऐसे डिजिट जो डिवाइड नहीं होते हैं उनको तो हम गुणा करके भाग कर लेते हैं, उसके लिए हमारा माइंड सर्कुलेशन बहुत तेज होना चाहिए। लेकिन इसको हम कैसे एक सिस्टम में लाते हैं, देखिए आपके सामने बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। आपको क्या करना है, सबसे पहले जितने न्यूमेरिक डिजिट है उन्हें एक पास ले आओ और जितने पावर है उन्हें एक पास सबमिट कर दो। तो आइए देखिए Fe अपॉन Fg इक्वल टू, यहाँ 1.6 गुणे 1.6 तो हो जाएगा 2.56 और नीचे 6.67 और गुणे 1.67, जितने आपकी घाते में एक पास कर दो। 19 माइनस 19 माइनस 19 तो ये प्लस का 9, -19 -19 तो माइनस का 38। नीचे अगर देखें तो 7 1 8 1 9 और इधर अगर देखें तो 3 2 5 1 6 तो माइनस का जाएगा ऊपर 69। फिर से आप देख लें 1 1 2 2 7 9 और आपका ये हो जाएगा 2 3 2 5 6 माइनस का 69 ऊपर जाएगा प्लस का 69। अगर मैं यहां पर देखूं तो 69 में 9 जोड़ देता हूं तो आपका आ जाएगा 78 और 78 से अगर 30 घटा दिए जाएं तो कितना बचेगा, 40 बचेगा। कितना बचेगा, 40। तो यानी कि अगर मैं यहां पर देख लेता हूं Fe अपॉन Fg इक्वल टू, यहां से देखिए अब कैसे सॉल्व करते हैं, ये पॉइंट हटा देंगे और ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो पर बढ़ा देंगे, तो यानी कि 25,600 और नीचे आपका 667 और इंटू 167 और 10 की पावर कितना बचेगा, 40। अब आपको क्या करना है कि ऊपर का डिजिट नीचे के डिजिट से नहीं कर सकता है, तो अब करना क्या है, सिंपली कोई ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके लिए मैं फिर बता चुका हूं कि आप कोई ट्रिक नहीं इस्तेमाल करेंगे, आप किसी प्रकार कैलकुलेटर नहीं इस्तेमाल करेंगे, आप दिमाग का सर्कुलेशन बढ़ाएंगे, फटाफट नीचे की गुणा करके ऊपर को भाग कर देंगे। मैं आपको लग रहा होगा कि सर ये मैं कठिन तरीका बता रहा हूं, मैं आपका समय बचाऊं, बात बहुत अच्छी है, लेकिन मैं फिर आपको बताना चाहता हूं कि आपका सब्जेक्ट साइंस है और साइंस वाले बंदे का दिमाग बहुत तेज होना चाहिए। वो इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशन से अगर घबरा गया तो फिर आगे वो कुछ नहीं कर सकता। कि अगर इसका मल्टीप्लाई करके अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं तो इसका वैल्यू आता है 0.23 गुणे 10 की पावर 40। मैं फिर आपको बता रहा हूं ये कैलकुलेशन आप करेंगे ताकि आपका कैलकुलेशन बहुत तेज हो जाए। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो 0.23 आएगा और एक डेसिमल आगे बढ़ेंगे तो 2.3 गुणे 10 की पावर 40 से एक घात घट जाएगी 39 Fe अपॉन Fg।
आपने देखा कि 10 गुणे 10 की पावर 39 की तुलना में 2.3 बहुत छोटा है। तो इसको मैं आपको बता सकता हूं कि अगर मैं यहाँ पर 10 की पावर 39 का कंपेयरिंग करता हूं तो ये मोर ग्रेटर देन है 2.3 से, इससे बहुत बड़ा है। तो Fe अपॉन Fg अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा 10 की पावर 39, यानी कि Fe जो हो जाएगा वो अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 39 Fg हो जाएगा। हमें पता चल गया कि वैद्युत बल का मान जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल के मान से 10 की पावर 39 गुना प्रबल होता है। इसी प्रकार से हम अगर यहां पर मूल कण दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो निकाल लेंगे। इसी प्रकार से हम अगर दोनों मूल कण प्रोटॉन लेते हैं तो निकाल लेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है तो सिर्फ ये पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना प्रबल है। तो इसके लिए मैंने आपको तीसरी असमानता बताई थी, उसको आप अपने दिमाग में रखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।